हेलो बच्चों, एक बार दोबारा से आप लोगों का वेलकम है। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैं आप लोगों को दो फीचर्स समझा चुका था कि मैनेजमेंट एक तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और दूसरी बात मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, मींस मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, अब जो आज की वीडियो है या जो आज का लेक्चर है उसको देखने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लेक्चर नंबर 2 है वो जरूर देखिएगा। ये लेक्चर नंबर 3 हो गया हमारा आज का एक तरीके से, तो लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखिएगा। ठीक, मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जरा बात करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके की और बातें करता है। तो मैनेजमेंट का जो थर्ड फीचर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों खत्म नहीं होने वाला सर? क्योंकि जब तक कंपनी या फर्म वर्क करेंगे तो वो कोई ना कोई क्या सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, और उस गोल को सेट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मतलब क्या बना कि जो मैनेजमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्थ फीचर मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी कोई एक पर्सन, कभी भी कोई अकेला पर्सन खुद का मैनेजमेंट नहीं करता, क्योंकि सारे टास्क जो कंपनी के अंदर होने हैं, फर्म के अंदर होने हैं, वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको दूसरे लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट हमेशा कब होता है? जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल विल नॉट मैनेज itself। एक इंडिविजुअल खुद को मैनेज नहीं करेगा, एक इंडिविजुअल खुद को मैनेज नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इंडिविजुअल विल नॉट मैनेज इटसेल्फ। तो टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। आप सभी को एक बात बड़ी क्लियर कर दी जाए कि जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। तो जहां पर भी ग्रुप में काम हो रहा हो तो आपको ध्यान रखिए वहां पर टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं कि अगर आप एक आई वर्ड को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें किस वर्ड से? वी के साथ, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है एक कंपनी के अंदर। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है जो बार बार इस चीज को बोल रहा है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो उसको ये मैं वर्ड ना यूज कर हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा अचीव करा, ये आप सबकी मेहनत है। एग्जैक्टली। अब देखिए इलनेस वर्ड लिख रखा है, इसमें से अगर हम लोग आई की जगह पे वी लगा दें तो ये इलनेस भी क्या बन जाता है? बैलेंस। यानी कि जब एक आई और वी में चेंज करने से इतना बड़ा फर्क आ जाता है वर्ड्स के अंदर, तो जरा सोच के देखिए कंपनी के अंदर कितना बड़ा फर्क आएगा। टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 फीचर्स है ये आप लोग ध्यान रखना है, ये इनको नोट कर लीजिए कि जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हैं। 5वां फीचर, 4 हो गया ना? 5वां फीचर देखिए, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो क्या होती रहे, परिवर्तन होती रहे। जो क्या होती रहे? परिवर्तन होती रहे। मैनेजमेंट इज डायनामिक
फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको समय के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, according to time. If you are not changing yourself according to time, then make sure you will not able to survive in the market for a long time period. ध्यान से सुनिए जरा इस बात को, चेंज तो करना है बट राइट डायरेक्शन में चेंज करना होगा, ये भी बड़ा जरूरी है। चेंज तो करना है लेकिन चेंज भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। सर जमाना बदल रहा था 2012-13 के दौरान में, तो पूरा वर्ल्ड, पूरी बाकी सारी कंपनियां एंड्रॉयड, गूगल ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म निकाला, लेकिन नोकिया का जो टाई अप हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो उसने विंडो पे वर्क करना शुरू कर दिया। जो कंपनी एक जमाने में लगभग 75% मार्केट का शेयर कवर कर रही थी, वो विंडो प्लेटफॉर्म पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आने के बाद से मार्केट से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि चेंज तो हुआ बट चेंज राइट डायरेक्शन में नहीं गया। दुनिया को जरूरत थी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की जो बड़ा सिंपल हो, जो आसानी समझ में आ जाए, लेकिन उसने किसको अडॉप्ट कर लिया? विंडो को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, पांचों फीचर है मैनेजमेंट इज डायनामिक, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, और चेंज भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब जरा अगले फीचर्स की तरफ आते हैं। ध्यान रखिए वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, और आप लोग लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला फीचर रहेगा वो हमारा रहेगा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट, इस बात को ध्यान में रखिए, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रेजेंस को आप महसूस जरूर कर सकते हो। किसी भी कंपनी में जाएंगे ना सर, तो उसकी टॉप पे वो अगर है या लो पर है, तो सर उसके पीछे जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको आप कहीं पर रहकर, कहीं पर खड़े होकर महसूस जरूर कर पाओगे कि इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, फीडबैक को बहुत जल्दी फीड फॉरवर्ड करा जा रहा है, और जो कंप्लेंट है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जिस कंपनी के अंदर अगर कंप्लेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो बच्चों मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, वहां पर वो कंपनी ज्यादा बदलाव, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर आप कंप्लेंट को नहीं सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान रखिए, वो जो कंप्लेंट है ना, वो आपको इंप्रूवमेंट का जरिया बतानी है कि इसमें ये चीज होती ना तो ठीक रहता, इसमें वो चीज होती ना ठीक रहता। तो प्लीज ध्यान से देखिए कि जो मैनेजमेंट है एक वो इंटेंजिबल फोर्स है, उसमें आपको देखना पड़ता है, ठीक। मैनेजमेंट नॉट existence, not physical existence, but its presence can be felt. ठीक है, एक अदृश्य शक्ति जिसको आप लोग महसूस कर सकते हो। ओके, लास्ट जो आपका फीचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कई सारे डायमेंशन होते हैं, बहुआयामी होता है, एक प्रकार से मैं कह दूं। जिसका मतलब क्या है?
इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या करना है, काम क्या होना है, इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म होनी है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे जेएमएस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप सब जन उसमें आते हैं। अब जेएमएस के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, उसमें जो एजुकेशनल सर्विसेज है उसको भी कई मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा है तो साइंस का सेक्शन है, कॉमर्स का सेक्शन है, आर्ट्स है, ठीक है, 9, 10 है और 6 to 8। अब पॉइंट यहाँ पर ये है सर कि इतनी सारी एक्टिविटीज है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या आपको कौन सी एक्टिविटीज कब करनी है। क्या आप जैसे कई बार आपने देखा होगा कई जगहों पर बहुत सारी एक्टिविटीज लिखी होती है लेकिन उनके पास जो फैकल्टी है वो अवेलेबल नहीं है। तो उससे होना क्या है कि जब आप लोग वहाँ गए, आपने पूछा कि ये सब्जेक्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, उन्होंने कहा नहीं जी अभी टीचर नहीं है, तो माइंड में आपके नेगेटिव एटीट्यूड जाता है कि यार लिखा हुआ है, खाली पीली में लिखा हुआ कुछ मतलब इनके पास टीचर्स तो है नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कंप्यूटर क्लास भी अवेलेबल है, यहाँ पर क्या कहते हैं एसएससी की भी कोचिंग अवेलेबल है, लेकिन आपके पास टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है सर, तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर के माइंड में नेगेटिव पॉइंट आएगा। अब तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना जो एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करनी है उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों का मैनेजमेंट करना है, लोगों का मैनेजमेंट करना, ठीक है, लोगों का मैनेजमेंट करना है। ओके, अब लोगों का मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हुआ, लोगों का मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हुआ वो देखिए जरा, इस चीज को देखिए। कौन सा पर्सन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। आपको ध्यान रखना है जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात आती है उसमें सिंपल सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हु विल परफॉर्म विच एक्टिविटी, कौन सा व्यक्ति कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, ये बात आपके बड़े माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो आप उलझ के रह जाओगे। जैसे अब हमें पता है जो हमारा साइंस का डिपार्टमेंट है वो हमारे विकास सर संभालेंगे, हमारा कॉमर्स का डिपार्टमेंट है हमारे गौरव सर अनुज सर संभालेंगे, आर्ट्स का डिपार्टमेंट प्रांजलि मैम संभालेंगे, इसी तरीके से 9, 10 का जो डिपार्टमेंट है वो कोई और टीचर, 6 to 8 का डिपार्टमेंट कोई और टीचर, मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए आपने लोगों को अरेंज कर दिया है, ठीक है। जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो जाएगा, तो थर्ड आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आपको यहाँ पे कवर अप करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर लिया और उसको जोड़ दिया किसके साथ, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर पाओगे। ध्यान रखिएगा एक स्टडी के अकॉर्डिंग कई सारे जो बिजनेस होते हैं वो खुलते तो हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा लगाना मुश्किल नहीं है, बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं है, बिजनेस को ऑपरेट करना मुश्किल है। बिजनेस स्टडीज क्या सिखाता है सर, बिजनेस स्टडीज यही तो सिखाता है, हम लोग आपको यही तो बता रहे हैं कि बिजनेस में आने वाली जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है, कब क्या चीज पॉलिसी, कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, यही सब इन्हीं प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन है। हमारे इंडिया में जब बात आती है बिजनेस करने की तो कई सारे लोग कहते हैं नहीं बिजनेस ही नहीं करना, बिजनेस बड़ी टेंशन है। वो टेंशन इसलिए है ना क्योंकि तो जो प्रॉब्लम आ रही है आप उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे।
अगर आप उनको सॉर्ट आउट कर लो तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बिजनेस को कर पाओ। ठीक है बच्चों, प्लीज इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए। एक बार फटाफट से याद करते हैं हम लोगों ने कौन कौन से मैनेजमेंट के फीचर्स लिखे हैं। गोल ओरिएंटेड लिखा था हमने, हाँ जी सर लिखा था। परवेसिव लिखा था, हाँ जी लिखा था। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हाँ जी लिखा था। डायनामिक फंक्शन, हाँ जी लिखा था। ग्रुप एक्टिविटी, हाँ जी लिखा था। इंटेंजिबल फोर्स, हाँ जी लिखा था। और आखिरी में लिखा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। लोगों का भी आप लोगों को मैनेजमेंट करना है, काम का भी मैनेजमेंट करना है, और जब इन दोनों का मैनेजमेंट होगा तब आप क्या कर पाओगे, ऑपरेशन कर पाओगे, यानी कि चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। नोट कर लो बच्चों, उसको अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चे, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने नोट लिए, ठीक है। अब जरा कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसके साथ। Objectives of management. Objectives of management. ठीक है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इस बात को बड़े क्लियर तरीके से समझना है। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो उसके 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन उसके 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब पहले नॉर्मली समझते हैं, व्यापार में बहुत जरूरी है कि सर कम से कम आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो वहां पे अपना जो एम है वो बड़ा क्लियर है। अपना एम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कहीं ना आपको जो डायरेक्शंस लेनी है, आपको जो डिसीजन लेने हैं, आपको जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसकी ना एक राइट डायरेक्शन मिल नहीं पाएगी आपको। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेचर का हो, सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई ना कोई एम जरूर होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किन नजरियों को ध्यान में रखता है, वो किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांट लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है, जिस मुद्दे के लिए, जिस इशू को सॉल्व करने के लिए, या जो भी उसका एंडिंग पॉइंट है, उसके लिए जो उसने मतलब जो एंडिंग पॉइंट डिसाइड करा है, वो जो ऑब्जेक्टिव हम लोग किसमें आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। सबसे पहला जब कभी भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है ना, तो उसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी होती है कि मार्केट में आप सरवाइव कर सको। ठीक है, सरवाइव करने का मतलब होता है, एक तरीके से लगा लीजिए, आप अपने कंपटीटर को, आप अपने कंपटीशन को फेस कर पाओ और उनका मुकाबला कर पाओ। तो फेस कर पाना किसको, कंपटीशन को। ठीक है, दूसरा अगर आप मार्केट में टिक गए तो सर धीरे धीरे आप प्रॉफिट भी कमा लोगे। ठीक है, और जब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो सर डेफिनेटली हर व्यक्ति जिसके पास प्रॉफिट आना शुरू हो रहा था धीरे धीरे ग्रोथ करने शुरू कर देता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, ग्रोथ, यानी कि एक्सपेंशन। अगर आपने मार्केट में टिक गए, अच्छा टिकने के लिए ध्यान रखना, एक मिनिमम नॉमिनल रेवेन्यू आना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में तभी टिक पाओगे जब आपके पास कोई नॉमिनल रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने नॉमिनल रेवेन्यू भी, एक मिनिमम रेवेन्यू भी जनरेट करना शुरू कर दिया ना सर, तो सर्वाइव कर पाओगे। एक एडिक्वेट अर्निंग आ गई, एक अच्छी खासी अर्निंग आ गई, जिससे कि आप एक्सपेंशन भी सोच सकते हो, तो वो जो प्रॉफिट है वो भी बहुत वो आपकी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अर्निंग हेल्प करेगा। और अगला पॉइंट है ही सर प्रॉफिट से जुड़ा हुआ, कि प्रॉफिट हुआ तो आप ऑफ कोर्स ही बात एक ही जगह टिकना नहीं चाहोगे, आप एक्सपेंड करना चाहोगे अपने आप को, तो ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है कि जो प्रॉफिट वर्ड है ना सर, आई पर्सनली बिलीव कि जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है सर, वो एक तरीके से जैसे आपकी बॉडी में ब्लड होता है ना, बिना ब्लड की बॉडी वर्क नहीं करेगी। सिमिलरली वैसे ही
बिना प्रॉफिट के, बिना अर्निंग के आपका जो व्यापार है, जो धंधा है, वो लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं सकता सर। एडिक्वेट प्रॉफिट आना बड़ा जरूरी है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि ना अपने कैश को, खासकर आपको सबको पता है जितने भी मेरे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या फिर कोई और व्यक्ति जो मेरे वीडियो देख रहा है, उसमें उन सबको पता है इस बात का कि जो व्यापार है उसमें उधारी बड़ी चलती है। उधारी चलती है जिसको आप लोग अपने डेटर्स बोल देते हो, ठीक है, कि आप लोगों ने पैसा लेना है अभी। अगर वो पैसा 3-3, 2-2 महीने तक ब्लॉक हो जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बैड डेट्स होने की वो बढ़ती चली जाती है। और अगर आपने देखा कि आपने भाई शेयर्स तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन क्या वो कैश में कन्वर्ट होकर आ पाया कि नहीं आ पाया, कैश में कन्वर्ट होकर आ पाया कि नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो प्रॉफिट जो है आपके पास टाइमली आ पाए, कैश में कन्वर्ट होकर रेवेन्यू टाइमली आ पाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया जाता है जो एक तरीके से सोसाइटी आपसे उम्मीद करती है। ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है सोसाइटी के प्रति, वो आपको यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक, और सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर देना। ये सारी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं जो सोसाइटी के प्रति होंगी सर, वो किसमें आएगी, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगी। ओके बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आएगा, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसकी भी आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस जरूर होती है, बात ध्यान रखने वाली है। अब सबसे पहली बात तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज समझा दूं कि इतने सालों के पढ़ाने के एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो कंपनी के ऑनर का अपना पर्सनल होगा। आंसर इज नो, सिर्फ कंपनी का अपना पर्सनल नहीं है, ये यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज है उनके लिए है। अब जैसे एम्प्लॉयज आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं सर, एम्प्लॉयज आपसे एक्सपेक्टेशन करता है फेयर सैलरी, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर आपसे, करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और वो करियर अपॉर्चुनिटी जैसे ग्रोथ हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें आपसे एक आपका एम्प्लॉय उम्मीद करके चलता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब मैनेजमेंट काम करती है तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोचती है, सोसाइटी के लिए भी सोचती है और अपने एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज जैसे वर्ड आते हैं मैं बार बार बताता हूँ कि एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पर एक इमेज देख पाएंगे, उस इमेज के अंदर साफ दिख रहा है कि जो रतन टाटा है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बिल्कुल घुटनों के बल बैठे हुए हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये जो चीजें होती है ना कि आप अपने एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो सर ये कहीं ना कहीं मेंटल एटीट्यूड बड़ा चेंज करती है एम्प्लॉयज का आपके प्रति, यानी कि मैनेजमेंट के प्रति। मेंटल एटीट्यूड चेंज करने का मतलब यानी कि मैनेजमेंट जब एम्प्लॉयज के लिए सोचता है तो एम्प्लॉयज भी मैनेजमेंट के लिए सोचना शुरू कर देता है। इसे बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टेक्निक माना जाता है कि मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल एटीट्यूड में चेंज आना बहुत जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, देन फर्दर आगे लेके चलते हैं आप लोगों को।
ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब जो टॉपिक आपको रीड करना है, ठीक है, टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी का मालिक ही नहीं करता, मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं करता, मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी के अंदर। अब क्या सारे लोग एक ही लेवल पर काम करते हैं या उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैटेगराइज किया जाता है? तो आंसर यही है सर कि जब आप लोग एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कई सारे लोगों की नीड पड़ने वाली है। अब जब कई सारे लोगों की नीड पड़ने वाली है तो ये बात बड़ी माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ये बात बड़ी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग अथॉरिटी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आप लोग की जो बुक्स है उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से बताया जाता है, जैसे जो सबसे पहले रखा गया टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, ठीक है, टॉप, मिडिल और लोअर। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग इतने सारे लेवल बनाते हैं ना, तो सिर्फ उसमें लेवल बनाने के लिए आप उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अथॉरिटीज भी जरूर देते हैं, ठीक है। तो इसे बता दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, अथॉरिटी कौन किसको देगा सर? सीधी सी बात है, अथॉरिटी हमेशा टॉप लेवल वाला लोअर लेवल को देगा। तो यानी कि जो अथॉरिटी का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। तो ये मैंने लिखा इस वाले एरो के लिए अथॉरिटी, ओके। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कई बच्चों को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब। अब कौन ऑबिलाइज है सर? सबऑर्डिनेट ऑबिलाइज है। किसके लिए ऑबिलाइज है सर? टॉप लेवल के लिए ऑबिलाइज है। ध्यान रखिएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, उसका जो फ्लो होता है वो लोअर से अपर की तरफ होता है। अब बात करते हैं जरा टॉप लेवल की। टॉप लेवल में आता है सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ठीक है, जनरल मैनेजर, बहुत सारे ऐसे पर्सन आ सकते हैं। मिडिल लेवल पर आते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड्स। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है ना, उनको इसमें कंसीडर किया जाता है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको इसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लोअर लेवल का काम क्या है सर? इस पे कौन आता है? इस पे आ जाएंगे क्लर्क, इस पे आ जाएंगे सुपरवाइजर, ठीक है, इस पे आ जाएंगे फोरमैन, ठीक है, लोअर लेवल। अब इनके नीचे होता है वर्कर्स, इनके साथ कौन जुड़े होते हैं? वर्कर्स जुड़े हुए होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्कर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी को मैनेज नहीं करते, इनको मैनेज किया जाता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। टॉप लेवल पर कुछ लोग होंगे जो मिडिल लेवल को मैनेज करेंगे, मिडिल लेवल पर कुछ लोग होंगे जो लोअर लेवल को मैनेज करेंगे, और लोअर लेवल पर कुछ लोग होंगे जो वर्कर्स को मैनेज करेंगे। ध्यान रखना, ये 4 तरीके की एक तरीके शेप बन सकते हैं। पिरामिड शेप क्यों बनाई है? ये यहाँ पे क्वेश्चन एक बार आया था कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको पिरामिड शेप से क्यों शो किया जाता है? तो सर पिरामिड शेप से शो इसलिए किया जाता है, इंडिकेशन देता है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे, आपका जो नंबर ऑफ पर्सन्स का लेवल, मतलब क्वांटिटी है, वॉल्यूम है ना वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का, वो बढ़ता चला जाएगा। कि टॉप लेवल पर कुछ कम लोग होंगे, फिर मिडिल पे कुछ ज़्यादा, फिर लोअर पे इससे ज़्यादा, और वर्कर्स तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओके बच्चों, अब जरा देखिएगा इस चीज को कि अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हर एक कंपनी के अंदर जितने भी लेवल होंगे, चाहे कोई टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल,
इनकी कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, इनके कुछ ना कुछ क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो जरा इनके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप लेवल की अगर बात की जाए, ठीक है, देखिएगा टॉप लेवल पे जो लोग बैठते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। उनका सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि जितना भी जो भी कंपनी का एम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो गोल सेट करना, अब उस गोल को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाना, प्लान तैयार करना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ठीक। एक चीज और बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, उस पूरे के पूरे इवेंट के लिए टॉप लेवल वाला जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। तो जैसे अभी नेस्ले का आपको केस याद होगा, मैगी जब बैन हुई थी तो नेस्ले जो कंपनी के हेड हैं उन्होंने आके पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने सॉरी बोला था कि हमारी कंपनी से थोड़ी गलती हुई है, हम उसको स्वीकार करते हैं, बट हम लोग ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। अब मिडिल लेवल वाले का काम क्या है? मिडिल लेवल वाले का काम क्या है कि जो भी टॉप लेवल ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उनको कहाँ तक पहुंचाना, लोअर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। डिस्क्राइब, प्लान, पॉलिसीज टू लोअर लेवल, ठीक है। और जो भी लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहां पहुंचाना, टॉप लेवल तक पहुंचाना, यानी कि इस तरीके से लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, ठीक है। और थर्ड फीचर हम लोग लिख सकते हैं, फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स की अपॉइंटमेंट है, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पर होगी, मिडिल लेवल से थ्रू होगी, ठीक है। इसमें जैसे आ जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड, एचआर डिपार्टमेंट के हेड, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी इसमें हो जाएगा, ठीक। थर्ड पे आते हैं लोअर लेवल पर। लोअर लेवल में कैसे काम है, अब जो लोअर लेवल है उसमें जो सुपरवाइजर है, मॉनिटर वगैरह है, ठीक है, ये वर्कर्स को मॉनिटर करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल को आप लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, या ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो ऑपरेट यही करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला है कि मॉनिटर टू वर्कर्स, वर्कर्स को मॉनिटर करना, ठीक है। वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है कहाँ पहुंचाना, मिडिल लेवल तक पहुंचाना है। वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक भेजना, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, जो लोअर लेवल है वो आए दिन वर्कर्स को मोटिवेट करता रहता है,
ठीक है। तो बच्चों ये 3 आपको चीजें ध्यान रखनी है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के कुछ फंक्शंस ध्यान रखने हैं, ठीक है। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, एमडी, ठीक है। ये सारे लोग टॉप लेवल में रहते हैं। जबकि लोअर लेवल और मिडिल लेवल में आते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई हेड है, तो सब वो किस में आएंगे? मिडिल लेवल में आएंगे। और लोअर लेवल पर जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली लिंक में होते हैं, जो लोग वर्कर्स के साथ डे टू डे की एक्टिविटीज में लिंक में होते हैं, वो लोअर लेवल में आते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फॉरमैन हो गया, एक्सेट्रा। बच्चों इस चीज़ को नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ जो लाइक का बटन है वो जरूर दबा दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर चुके, ठीक है, करना है कर लो। उसके बाद अगर कोई आपका डाउट है ना बच्चों कि सर हमारे को ये चीज़ नहीं समझ आई, ये चीज़ कैसे होती है, ठीक, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए, मैं देखूंगा, रीड करूंगा और उसको आपको डिलीवर कर पाऊंगा। और अगर आप लोग लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है कि लगता है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, तो लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया था उस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि कॉल कई बार पिक हो पाती, कई बार पिक नहीं हो पाती, ठीक है। नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।